सो डियर स्टूडेंट्स, फिर से आज मिल रहे हैं पद परिचय के साथ। इसका फर्स्ट पार्ट तो हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या किया था बेटा, एक बार एक छोटा सा उसका क्लू देख लेते हैं। पद परिचय याद है? पद परिचय कहते किसे हैं? पद परिचय होता है जब किसी शब्द का व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वही शब्द पद बन जाता है। और हमने अब तक परिचय में पढ़ लिया था। सबसे पहले पढ़ा था हमने संज्ञा, जो नाम वही संज्ञा। उसके बाद हमने पढ़ा था सर्वनाम, नाम की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के बाद हमने तीसरा पढ़ा था विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। उसके आगे से हम शुरू कर रहे हैं क्रिया। तो क्रिया क्या होती है? काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से पता चले कोई काम या तो हुआ है, हो रहा है या होगा, वो कहलाते हैं क्रिया। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है, तो क्रिया क्या है? काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द। ठीक है, इनको कहते हैं क्रिया। अब जो हमारी क्रिया होती है उसके भेद भी होते हैं, है ना? तो उसके जो भेद होते हैं वो दो आधार पर होते हैं। ठीक है, पहला है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर यानी कर्म क्या होता है? मैंने अभी जब संज्ञा पढ़ाया था तो आपको बताया था कि उसमें क्या होता है? कारक, है ना? कारक लिखते हैं कर्ता कारक। ऐसे ही कर्म कारक होता है, कर्ता ने कर्म को, यानी जिस वाक्य में कर्म आएगा या जिस वाक्य में कर्म नहीं आएगा, इसके आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। फर्स्ट है सकर्मक क्रिया और सेकंड है अकर्मक क्रिया। स माने साथ, यानी जिसमें कर्म हो, यानी वाक्य में को आए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वाक्य में को लिखा हो या फिर हम उसको लिखना चाहें तो कर्म वहां पर को आ सके। ठीक है, वाक्य में को आए। और आ माने नहीं, यानी जहां वाक्य में किसी भी कीमत पर कर्म ना आए। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूं चिड़िया उड़ती है, एग्जाम्पल है चिड़िया उड़ती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कितना भी प्रयास करें, चिड़िया को उड़ती है नहीं होगा, चिड़िया उड़ती को है भी नहीं होगा। तो जो उड़ती है ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? यहाँ पर कर्म नहीं आ रहा, को नहीं आ रहा है, तो जब हम क्रिया लिखेंगे तो क्रिया का ये कौन सा भेद हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे? क्रिया, अकर्मक क्रिया। और बेटा हमेशा क्रिया में काल बताया जाता है, तो यहाँ पर है आ रहा है का मतलब है वर्तमान काल। और उड़ती है आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? जेंडर, स्त्रीलिंग। और चिड़िया एक है तो एक वचन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कर्म के आधार पर भेद। दूसरे भेद होते हैं बेटा रचना के आधार पर। ठीक है, सेकंड जो भेद होते हैं वो होते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया
और तीसरी होती है संयुक्त क्रिया। स्पष्ट है? ठीक है। अब जैसे हमने लिखा था, अभी सेंटेंस जो बनाया था उसी को फिर से बना के देखें। उदाहरण, ठीक है, मैंने लिखा था चिड़िया उड़ती है। आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं इस तरह का। ठीक है। अब यहाँ पर अगर अंडरलाइन किया हुआ है और हमको भेद बताना है रचना के आधार पर, तो हम क्या करेंगे? जो मैंने बताया मुख्य, सहायक और संयुक्त। तो यहाँ पर उड़ती, ये तो हो गई मुख्य क्रिया। ठीक है, ये मुख्य है और है हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है। और अगर हम इन दोनों को जैसे यहाँ पर हमने जोड़ दिया है, तो जब ये जुड़ा हुआ होता है इसी को कहते हैं मुख्य और सहायक दोनों मिल गई, तो ये हो गई संयुक्त क्रिया। ठीक है। तो जब हम इसको पद परिचय इसका लिखेंगे रचना के आधार पर, तो क्या लिखेंगे? क्रिया, संयुक्त क्रिया। जैसे पहले लिखा था वैसे ही यहाँ पर अब काल लिखेंगे। वर्तमान काल, स्त्रीलिंग, एकवचन। और अगर आप और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? चिड़िया कर्ता की क्रिया। स्पष्ट है? तो क्रिया हमारा कंप्लीट हो गया है। क्रिया क्या होती है? काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द या पता बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के दो आधार पर भेद किए जाते हैं, एक कर्म के आधार एक कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। जहां कर्म हो वो सकर्मक, जहां कर्म ना हो वह कर्मक। और रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं, मुख्य, सहायक और संयुक्त। मुख्य जो हमारा मुख्य काम करने वाला शब्द होता है वो होता है मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। और जब मुख्य और सहायक दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वो संयुक्त क्रिया बन जाती है। आगे चलते हैं। और बेटा ये चारों चीज जो है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी होते हैं विकारी शब्द। विकारी मीन्स जिनका रूप बदल जाता है। ठीक है, ये चारों विकारी शब्द होते हैं। और अब हम जो पढ़ेंगे वो सभी अविकारी शब्द होंगे, जिनका रूप ना तो जेंडर के अकॉर्डिंग बदलेगा ना तो नंबर के अकॉर्डिंग बदलेगा, सबके लिए वो एक जैसा ही है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। इनको कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। इसका पहला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक मीन्स काम को करने का तरीका। रीति माने तरीका, काम को करने का तरीका बताने वाले शब्द। ठीक है, जैसे मैं तेज दौड़ती हूं।
ठीक है। तो जो ये तेज है बेटा, ये क्या है, दौड़ने से पहले आया है, क्रिया से पहले आता है। जैसे संज्ञा और सर्वनाम से पहले आता है विशेषण, ऐसे क्रिया से पहले आता है क्रिया विशेषण। तो दौड़ कैसे रहे हैं, काम को करने का तरीका कैसा है, तेज। तो जब हम इसका पद परिचय देंगे तो क्या लिखेंगे, क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण है, काम को करने का तरीका, दैट मीन्स रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, दौड़ना क्रिया की विशेषता। और मैंने अभी पहले ही बता दिया था कि जितने भी अब हम पढ़ेंगे, फिर जो भी चीजें पढ़ेंगे वो सारे क्या होंगे, अविकारी शब्द। अविकारी माने जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहला भेद हो गया, कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। किसका है ये भेद, क्रिया विशेषण का पहला भेद रीतिवाचक। इसका दूसरा भेद है बेटा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल मीन्स समय, काल माने समय, यानी जिनसे क्या पता चलता है, समय का बोध होता है। क्रिया के समय का बोध कराने वाले, समय का बोध या ज्ञान कराने वाले शब्द, इनको क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अभी, जब, तब, कल, आज, परसों, दोपहर को, रात को, सुबह, प्रातः, भोर, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, समय का बोध कराने वाले होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कल बारिश हुई। ठीक है, अब अगर कल यहां पर रेखांकित है तो क्या लिखेंगे, कल क्या है, क्रिया विशेषण। समय का बोध हो रहा है ना, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सी क्रिया की विशेषता है, होना क्रिया की विशेषता। और कैसा शब्द है ये, अविकारी शब्द। ठीक है, स्पष्ट। आगे चलते हैं, तीसरा भेद है इसका स्थानवाचक। थर्ड इज स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का तो मतलब ही समझ में आ गया है ना, स्थान माने जगह, जगह का बोध कराए, है ना। ये क्या हो गया, तीसरा, क्रिया के होने के स्थान का, स्थान माने जगह का, ज्ञान कराने वाले शब्द।
कौन कौन से? जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहां, कहाँ, जितने भी ऐसे वाले शब्द होंगे जिसकी जगह वाला कोई भी ज्ञान हो जाएगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। मैं घर के अंदर हूं, के अंदर क्या हो गया? अंदर कालवाचक। कौन सा कालवाचक? क्रिया विशेषण का एक भेद, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे घर के अंदर चोर है। इस चोर को हम यहां भी रख सकते हैं, ये संज्ञा है ना, तो है से पहले आएगा अंदर। ठीक है, तो अंदर क्या हो जाएगा हमारा? क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण? जगह का बोध करा रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया बेटे। है क्रिया की विशेषता। और कैसा है ये? अविकारी शब्द। स्पष्ट है? क्रिया विशेषण का आखिरी भेद है। 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और लास्ट है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक हमने कुछ और भी पढ़ा था, है ना? हमने इसको पढ़ा था विशेषण में भी। वहां पर इसका मतलब था नापतोल। अब यहाँ पर नापतोल से संबंधित जितनी भी चीजें, चाहे वो संख्या वाली है, संख्या और नापतोल दोनों इसी में काउंट हो। ठीक है, कौन कौन से शब्द हो जाएंगे? थोड़ा, कम, ज्यादा, बहुत, कुछ, ऐसे वाले जितने भी शब्द हैं वो सब क्या हो जाएंगे? परिमाणवाचक। ठीक, जैसे उसने बहुत खाया, खाना से पहले आ गया बहुत। क्वांटिटी की बात हो रही है, बस उसमें शब्द वो वाले नहीं है जो नाप तोल के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन ये चीज भी नापी तोली जा सकती है। ठीक है, तो परिमाणवाचक क्या है? क्रिया की वह थोड़ा बोला, है ना, उसने थोड़ा खेला। अब थोड़ा ऐसे तो उसको नहीं गिन सकते हैं कि भाई इतना खेला, इतना खेला, इतना खेला, 1 घंटा 2 घंटा वो आ सकता है, तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा? नापतोल का बोध कराने वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण थोड़ा खाया। अगर हम थोड़ा खाना खाया कर देते तो क्या हो जाता? वो खाने से पहले आता, खाने से पहले आता तो ये विशेषण बन जाता। ठीक है, तो ये कौन सा विशेषण होता है? परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन खाना क्रिया है, क्रिया से पहले आया है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
किस क्रिया की विशेषता बता रहे बेटा? ये खाया क्रिया की विशेषता। और अविकारी शब्द। स्पष्ट है? तो हमने अब अविकारी शब्दों में क्या क्या पढ़े थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द में सबसे पहले हमने शुरू किया क्रिया विशेषण। और अब देखते हैं आगे की तरफ और क्या क्या बचा है हमारा। अब छोटे छोटे से हैं, बाकी जितने भी हैं चैप्टर हमारे, उनको जल्दी से देखेंगे। क्रिया विशेषण के बाद हम शुरू कर रहे हैं अब विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक होते हैं मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द, है ना, जिनके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। अब भाव कौन से होते हैं हमारे? हाँ, कौन से होते हैं? हंसी है, घृणा है, गुस्सा है, क्रोध है, भय है, दुख है, करुणा है, ये सारे भाव। तो ये हमेशा अविकारी शब्द होते हैं। और उदाहरण के माध्यम से शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो हम सभी किसके शौकीन हैं? क्रिकेट के, है ना। और जब हमारा देश जीतता है तो क्या होता है? हुर्रे, अरे वाह, ऐसे वाले शब्द आते हैं ना, वाह भारत जीत गया। हाँ, तो जब ये वाह आएगा तो हम इसको कैसे पद परिचय में लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे विस्मयादि बोधक शब्द। अब ये कौन सी भावना को बता रहा है? हम खुश हैं, है ना, तो प्रसन्नता का सूचक। और हमेशा ये कैसे होते हैं? अविकारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वाह की जगह बहुत सारी चीजों के लिए हो तो वाहे हो जाए, है ना, स्त्रीलिंग के लिए तो वाही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए एक जैसा ही आता है। तो तीसरा इसमें क्या लिखेंगे हम? अविकारी शब्द। तो स्पष्ट है विस्मयादि बोधक शब्द। हाँ, कोई भी ऐसे वाला शब्द, और इसकी बहुत अच्छी सी पहचान होती है कि वहां पर क्या आता है? विस्मय सूचक चिन्ह आता है। कभी कभी हम लिखते में गलतियां करते हैं, पूर्ण विराम के साथ भी हम यहाँ पर इस बिंदु को लगा देते हैं। अगर हम यहाँ पर ये बिंदु लगाते हैं तो वो पूर्ण विराम रहता ही नहीं है। तो अगर ये गलती आप करते हो तो उसको भी यहाँ से सुधार लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इसी से संबंधित, है ना, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, इनको कहते हैं समुच्चय बोधक। जैसे मैं और आप इस समय क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। बेशक मैं पढ़ा रही हूं,
लेकिन कर एक ही काम रहे, तुम पढ़ रहे हो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो और है ये क्या कर रहा है, इसको और इसको आपस में जोड़ रहा है। तो यहाँ पर और को अगर हम पद परिचय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में ये क्या काम कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ने वाला है, वाक्य तो नहीं जुड़ रहे हैं ना, दो शब्दों को जोड़ने वाला। और हमेशा समुच्चय बोधक अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है, ये भी हमेशा अविकारी शब्द होते हैं। स्पष्ट है समुच्चय बोधक, आगे चले। संबंध बोधक, संबंध का मतलब हो गया कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के, यानी ये वाले जो शब्द होते हैं संबंध बोधक, वो वाक्य के अन्य शब्दों से कर्ता या कर्म या क्रिया का संबंध बताते हैं। ऐसे वाले शब्द आते हैं के द्वारा, के लिए, के कारण, के जितने भी के से जुड़े हुए चीजें होंगी, वो सब क्या होंगे, मैं, मां के लिए उपहार लाई, ठीक है। तो ये के लिए क्या है, मां से मेरा संबंध बता रहा है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, संबंध बोधक। किससे संबंध जोड़ रहे हैं, मां से संबंध का बोध कराने वाला, और के लिए क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, और के लिए का भी रूप नहीं बदलता है बेटा, तो अविकारी शब्द, ठीक है। और हम लिख सकते हैं संप्रदान कारक। स्पष्ट है। और हमारा लास्ट है बस छोटा सा एक और, निपात, ठीक है। निपात क्या होते हैं, किसी भी बात पर विशेष बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। निपात क्या होते हैं, किसी भी बात पर विशेष बल, एम्फेसिस करने के लिए, किसी बात के लिए कि हाँ मुझे ये करना ही है, विशेष बल के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द। कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं उदाहरण लिखती हूँ और फिर देखो आपको समझाती हूँ, ठीक है। मैं पढ़ाती हूँ, सिंपल सी बात है कि मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे एम्फेसिस देना है केवल मैं ही पढ़ाती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं ही पढ़ाती हूँ, यानी इसके अलावा कोई और नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो ये जो ही है ये क्या हो जाएगा, निपात
ठीक है, बात पर विशेष बल देने के लिए प्रयुक्त, और कैसा शब्द है ये भी, अविकारी शब्द। ये होते हैं भी, ही, केवल, सिर्फ। सिर्फ मैं पढ़ाती हूँ तो वो भी वही बात हो गई, है ना। केवल मैं पढ़ाती हूँ तो भी वही बात हो गई। मैं भी पढ़ाती हूँ यानी और पढ़ाती है, उसके साथ साथ मैं भी पढ़ाती तो भी वही बात। तो स्पष्ट है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। ये सारे विकारी शब्द थे, और ये जो हमने सारे पढ़े हैं ये सारे कौन से थे, अविकारी शब्द है। विकारी शब्द जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, और अविकारी शब्द जिनका रूप कभी भी कर्ता, क्रिया, वचन, लिंग किसी के अनुसार भी परिवर्तित नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपको अब पद परिचय में कोई भी परेशानी नहीं होगी, और अगर आप इस सब से संतुष्ट हैं, पढ़ाने से आपको अगर समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।